आज बिहार दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे। पटना में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तारापुर और मुंगेर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। सम्राट चौधरी की नामांकन रैली में भी सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। कुमार प्रणय की नामांकन रैली में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पहुंचने वाले हैं और बिहार चुनाव में अब प्रचार करते नजर आएंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे, तो वहीं राजधानी पटना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तारापुर और मुंगेर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ सम्राट चौधरी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। कुमार प्रणय की नामांकन रैली में भी सीएम शिरकत करेंगे। तो इधर नक्सल अभियान में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित जिलों में संख्या में अब कमी आ गई है। 6 से घटकर 3 हो गए हैं ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले और 11 जिलों में अब कुछ ही नक्सली एक्टिव हैं। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले प्रभावित हैं। सशस्त्र नक्सलवाद खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, नक्सल अभियान में सरकार को अब बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में भारी कमी आई है। 6 से घटकर अब केवल 3 नक्सल प्रभावित जिले बचे हैं और ऐसे में 11 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर अब कुछ नक्सली ही एक्टिव हैं, यानी कि ज्यादातर नक्सली या तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, या तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, मुख्यधारा में लौट आए हैं, या तो गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, नक्सलियों का लगातार खात्मा किया जा रहा है, चाहे वो नक्सली खुद सरेंडर कर दे या फिर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। ऐसे में बड़ी सफलता सरकार को अब मिली है, क्योंकि अति नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वो केवल 3 रह गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता है और जिस तरह से अभियान लगातार चल रहे हैं उसके बाद उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। और प्रारंभिक तौर पर जो तमाम नक्सलियों से अपील की गई थी, उन्होंने अपील नहीं मारा, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था और सरकार का लगातार अभियान जो है वो जारी है। कल गढ़चिरौली में भी हमने देखा कि कितनी बड़े कैडर के नक्सली ने आत्मसमर्पण किया और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ी संख्या पे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। और इसी का नतीजा है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उनके संख्या पे कमी आई है। 6 से घटकर वो 3 हो गए हैं और 3 जिले में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर है जहां सबसे ज्यादा नक्सलियों की सक्रियता है। इसके अलावा 18 जिले ऐसे थे पूरे देश भर में जिसमें से जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली एक्टिव थे, लेकिन उनकी संख्या पे भी कमी आई है। अब कुल 11 जिले ही ऐसे बचे हैं जहां पर जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय है। छोटे मोटे कैडर में नक्सली वहां पर सक्रिय, जिसमें छत्तीसगढ़ की संख्या 7 है। और कहां पे जो अति जो है वो थोड़े कम जहां नक्सली बचे हुए उन जिलों के नाम बता देता हूं मैं। उसमें बीजापुर, डंटेवाड़ा, गड़ियाबंद, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर और सुकमा का नाम शामिल है कि वो जिले हैं जहां पर आज जो है वो नक्सलियों के कुछ ही कैडर बचे हुए। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है और जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2026 का, उसी के अनुरूप लगातार सफलताएं मिल रही हैं और ऐसा लगने भी लगा है कि क्या 31 मार्च 2026 तक के पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वो सच होता नजर आ रहा है और देश से नक्सलवाद का सफाया भी होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित। इधर नारायणपुर में नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप खोला गया है। अबुझमाड़ के कुड़मेल में नए कैंप का शुभारंभ हुआ है। 1 साल में ये 12वां सुरक्षा कैंप है। वहीं ग्रामीणों को नक्सल हिंसा से राहत मिलने वाली है। तो देखिए, नारायणपुर में एक और सुरक्षा और जन सुविधा कैंप खोला गया है। अबुझमाड़ के कुड़मेल में इस नए कैंप का शुभारंभ हुआ है और 1 साल में ये 12वां सुरक्षा कैंप है जो छत्तीसगढ़ में खोला गया है। ग्रामीणों को नक्सल हिंसा से राहत मिलेगी। इधर नारायणपुर के घोर नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ इलाके से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। नक्सल अभियान के तहत जंगल में गश्त कर रहे जवानों ने वहां एक साथी का जन्मदिन मनाकर जंगल को ही बर्थडे रिजॉर्ट में बदल दिया। इस पल ने न सिर्फ मानवीय जज्बात को छुआ, बल्कि ये भी दिखाया कि लाल आतंक के बीच भी जवानों का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है। ये तस्वीर ये बताती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का न सिर्फ ऑपरेशन मजबूत है, बल्कि उनका मनोबल और आपसी भाईचारा भी लगातार बुलंदी पर है। तो देखिए, सुरक्षा बल के जवान बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, अपने एक साथी का जन्मदिन मना रहे हैं और जंगल में ही सुरक्षा बल के जवानों ने अपने साथी का जन्मदिन मनाया है। अबुझमाड़ के जंगल में ये जवान मौजूद हैं और लगातार नक्सलों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। तो देश में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। लगातार कार्रवाई के डर से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एम वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा नक्सली समर्पण था, लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नक्सलियों की डिटेल सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। देखिए कांग्रेस को क्या आपत्ति है इस समर्पण से, इस रिपोर्ट में। हाथ में AK-47 जैसा ऑटोमेटिक हथियार, शरीर पर नक्सलियों की वर्दी और चेहरे पर मुस्कान लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर करने वाला ये नक्सली कोई और नहीं बल्कि देश का मोस्ट वांटेड नक्सली वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू है। मुस्कुराते हुए सरेंडर कर रहा ये वही सोनू है जिसकी तलाश पिछले 40 सालों से 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी, जिस पर कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम भी। सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और केंद्रीय प्रवक्ता सोनू ने 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है, जिनमें एक सीसी मेंबर, 2 DKSZC मेंबर और 10 DVCM भी शामिल हैं। नक्सल इतिहास में ये पहली दफा है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है। इधर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 27 माओवादियों ने हथियार डाले। इसके अलावा कांकेर जिले में भी नक्सली कमांडर राजू सलाम समेत कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्यधारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। ये बहुत बड़ी सफलता है। एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच सरेंडर नक्सलियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं। जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था, पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर आज पानी की किल्लत रहने वाली है। शहर के 75% इलाकों में पानी का सप्लाई नहीं होगा। बिजली विभाग में मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे शहर के 42 टंकियों में पानी नहीं भर पाएगा। वहीं 17 अक्टूबर से यानी कि कल से व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाएगी। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर आज लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। शहर के 75% इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का सप्लाई नहीं हो पाएगा। बिजली विभाग में मरम्मत का काम चल रहा है और इसी वजह से लोगों को आज परेशानी झेलनी पड़ेगी। शहर के 42 टंकियों में पानी नहीं भर पाएगा और 17 अक्टूबर से यानी कल से फिर से व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, पानी की किल्लत आज रायपुर में रहने वाली है। रायपुर वासियों ने क्या पहले से पानी जो है वो भरकर अपने घरों में रख लिया है, या फिर किस तरह की परेशानी देखने को मिलेगी और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये किल्लत रहेगी? निश्चित तौर पर आज सुबह पानी की आपूर्ति कर दी गई है नगर निगम की तरफ से। पूरे वार्ड में जहां जहां पर आज शाम को बिजली की कटौती के कारण पानी नहीं आएगा, वहां पे पानी की आपूर्ति की गई है और दोपहर के वक्त से ये काम शुरू होगा। बिजली विभाग का ये काम है लाइन सुधार का, और लाइन सुधार के दौरान पे क्योंकि ये काम पे लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त लगने वाला है, इसीलिए शाम के वक्त में राजधानी में पानी नहीं आएगा। चाहे बात चगोरा भाटा इलाके की जाए, भाटा गांव इलाके की जाए, भनपुरी इलाके की जाए या फिर गोंदवारा इलाके की जाए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पानी आज शाम को नहीं आने वाला। हालांकि रात तक की ये काम चलेगा, जिसके बाद कल सुबह से फिर से पानी की आपूर्ति पूर्ण सामान्य रूप से कर दी जाएगी। लेकिन दिक्कतें तो कहीं ना कहीं होगी, खास करके उन निचली बस्तियों में जहां पर पानी का फ्लो कम होता है और पानी भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। उन फ्लो वाली बस्तियों में दिक्कत हो सकती है। हालांकि सुबह के वक्त तमाम लोगों ने पानी भर लिया है और देखना यही होगा कि शाम के वक्त क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, लोगों के घरों में साफ सफाई का काम भी चल रहा है, ऐसे में पानी की जरूरत भी बहुत अधिक होती है। लेकिन 75% इलाके रायपुर के ऐसे हैं जहां पर आज पानी की किल्लत रहने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित।
इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर में राज्योत्सव रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे पीएम। नई विधानसभा भवन का लोकार्पण करते नजर आएंगे। तो वहीं सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। अपर मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा कर ली है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और रायपुर में राज्योत्सव रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे पीएम। नई विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे और सत्य साई हॉस्पिटल जाकर बच्चों से मुलाकात करते नजर आएंगे। इधर रायपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर से यूनिटी मार्च का आयोजन होगा। 3 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे और बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में एक दिन पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में विशेष तौर पर युवाओं की सहभागिता रहने वाली है और इन सब की जानकारी खुद डिप्टी सीएम ने दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारियां दी हैं। तो देखिए, रायपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर से यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा और 3 दिवसीय पदयात्रा है जिसका आयोजन किया जाएगा। बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, ऐसे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंचने वाली हैं। सहयोग केंद्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता से मुलाकात करेंगी मंत्री। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समस्याओं का फौरन निराकरण भी किया जाएगा। तो देखिए, रायपुर में आज कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंचने वाली है और आपको बता दें कि वहां पर सहयोग केंद्र में वो जाएंगी और जो आम जनता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी समस्याओं को सुनती नजर आएंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और जो भी आवेदन मिलेंगे उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। समस्याओं का फौरन ही निराकरण किया जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां पर एनटीपीसी सीपत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों और मजदूरों में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। कोडिया, नवागांव और हरदा के किसानों का मुआवजा 2023 से बिना सूचना बंद कर दिया गया। राखड़ और जल निकासी से जमीन दलदली हो चुकी है, जिससे खेती लगभग नामुमकिन सी हो गई है। इधर ग्रामीणों ने प्रदूषण से दमा जैसी बीमारियां फैलने की शिकायत की है और इसके साथ ही 14 जुलाई 2025 को राखड़ में दबने से ग्रामीण की मौत भी हो गई थी, लेकिन परिजनों को अब तक इसका मुआवजा नहीं मिला। मजदूरों को भी वेतन और न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको मुआवजा मिलता था? हाँ, 2 साल पहले, माने 10-12 साल से पहले वो दिया है मुआवजा हमको। अभी ये 2 साल का हमारा मुआवजा रोक दिया, जो कि मेरा ऑपरेशन। क्या कारण है? अब उसमें कारण इन लोग, अब हम लोग का फोटो खींचते हैं और वो बाद में हमारे जाने के बाद में बोलते हैं कि सूखा है। हम लोग को जब खेत में जब जाते हैं तो गीला स्लेट पकड़ा के यहाँ फोटो लेते हैं खेत में खड़ा करके, और बाद में हमको अब उन लोग झांसा दे रहे हैं कि आपका खेत सूखा है। लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा और कुछ अधिकारियों द्वारा इसमें इन किसानों को 2024 और 25 का मुआवजा देना बंद कर दिया गया। न तो इनको भारतीय शासन के नियमानुसार में इनको न तो नोटिस किया गया, किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं दी इन सब किसानों को कि इनका किस कारणवश इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इधर दंतेवाड़ा में सरपंचों ने पंचायतों को काम न मिलने पर नाराजगी जताई है। पंचायत चुनाव के बाद से अब तक किसी भी ग्राम पंचायत को एक भी काम की स्वीकृति नहीं मिली है। इसको लेकर दंतेवाड़ा ब्लॉक की 44 पंचायतों के सरपंच एकजुट होकर कलेक्टर से मिले और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों को तत्काल 3 कामों की स्वीकृति दी जाए और कार्य प्रारंभ करने के लिए 40% राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाए। साथ ही मनरेगा के लंबित भुगतान जल्द ही किए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को 1,20,000 तक बढ़ाया जाए और प्राक्कलन राशि में भी बढ़ोतरी की जाए। सरपंचों ने ये भी मांग की है कि सुशासन तिहार के दौरान पंचायतों द्वारा उठाए गए मुद्दों और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। हमारा मांग है कि हम लोग नवनिर्वाचित सरपंच लोग हैं, हम जीत के सरपंच चुनाव होके मतलब 8, 9, 10 महीना हो गए, हमको काम एक भी नहीं मिला है। उस संबंध में हम सरपंच साथी लोग के साथ हम बैठक रखें। बैठक रखने के बाद हम कलेक्टर साहब को मिलने आए थे कि हमको
हर पंचायत को 3-3 काम दिया जाए बोल के। अभी तक का 10 महीना हो गया है हम लोग को सरपंच बन के। जब सरपंच चुनाव जब लड़ रहे थे हम लोग, कुछ वादे हम भी किए पंचायतों में कि हम कहीं रोड बनाएंगे, कहीं बिजली की सुविधा करवाएंगे, कहीं पानी की सुविधा कराएंगे। हम वादा करके जो आए हैं, हमारे कार्यकाल का अभी तक का 10 महीना हो गया, एक भी काम हमको स्वीकृति नहीं मिली। इधर बलरामपुर पुलिस ने गौ हत्या पर बड़ी कार्रवाई की है। गौ हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने गौवंश की हत्या कर मांस को बांट लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी। मकान से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मौके से गौ मांस, चाकू, कटर भी बरामद किया गया। महावीरगंज के रहने वाले बताए जा रहे सभी आरोपी और बलरामपुर जिले के विजयनगर चौकी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, बलरामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौ हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों ने गौवंश की हत्या कर मांस को आपस में बांट लिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मकान से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मौके से गौमांस, चाकू और कटार भी बरामद किया गया। खबर सूरजपुर से है, जहां नशे के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है और प्रशासन और कलेक्टर से सहयोग भी मांगा है। इधर प्रशासन भी महिला के साथ है और प्रशासन ने भी महिलाओं को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बस अभी हमें क्या मदद चाहिए आप सबसे, और कलेक्टर से भी चाहिए, एसडीएम से भी चाहिए, हर जगह से हमें हेल्प चाहिए अभी कि हमारे गांव को नशा मुक्त बनाने में थोड़ा सहयोग करें। तो यहाँ पैसा ना लेकर के वो दंडित करें, उन्हें 6 माह की सजा दें, ये हमें सबसे अच्छा लग रहा है। अगर पुलिस वाले शराब के बदले पैसा लेते हैं तो उनके खिलाफ हम खड़ा होंगे, ये हमारा दावा है। अभी आप देख रहे हैं कि जिले में लगातार नशा को लेके हमेशा अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ कार्रवाई भी हो रही है, चाहे तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों को ऐसे संस्थाओं को आगे आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। डेडरी सलका की मैं माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अपने गांव में एक समूह बना के ये तय किया है कि अब हमारे गांव में शराब की बिक्री नहीं होगी। यदि कोई शराब की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, परसों मेरे यहाँ ग्राम सलका की बहुत सारी महिलाएं आई थी। वो परमिशन चाहती थी नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए, जिसके तहत मेरे द्वारा परमिशन दी गई और आज उसी के तहत उनके द्वारा जो है रैली का आयोजन अपने गांव में किया गया और व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। विभिन्न स्तरों में नशा मुक्ति रोकने के लिए उनके द्वारा जो है स्वयं से एक पैमाना निर्धारित किया गया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ये कार्य किया जाएगा। ये वाकई में हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी पहल है और हम सभी ग्राम वासियों से गुजारिश करते हैं कि इस तरीके की पहल सभी ग्राम में होनी चाहिए। महिलाओं से जानते हैं कि आखिर नशा मुक्ति का यह सोच उनको कहां से आया और किस कारण विवश होकर आज वो इस कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। जी, क्या नाम है? बबली ठाकुर सर। ये नशा मुक्ति अभियान का सोच आप लोगों को कहां से आया और क्या इसके लिए कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं? इसका सोच हमारे मन में ऐसे जागा क्योंकि हमारे घर से ना सही लेकिन हमारे गांव के बच्चे हैं, झुंड बना के कहीं सिगरेट पीते रहते हैं, कहीं बीड़ी पीते रहते हैं, कहीं ताश जुआ खेलते रहते हैं, गांजा भी पीते हैं। हमारे गांव में सुनने में आया है कहीं कहीं इंग्लिश दारू भी बिकता है और साथ ही में ये भी सूचना मिला है कि मानी चौक में दारू भट्टी बनने वाला है। तो हम सभी महिला इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद हम लोग ये निर्णय लिए कि अगर हम लोग आज एकता नहीं होंगे तो मानी चौक में भट्टी खुलेगा तो कल आने वाला भविष्य हमारा बर्बाद ही हो जाएगा। तो इससे हमारा टीम ये बोला कि हमें नशा मुक्ति अभियान के तहत एक रैली निकालना चाहिए। रैली निकालने के बाद यदि हमारा बात कोई नहीं मानता है तो हम एक काम करेंगे कि हर घर जाके खोजेंगे, जिसके घर में शराब की हांडी मिली हम उसका हांडी वहीं पे फोड़ देंगे। ये हमारा दावा है। साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। दादा, क्या नाम है? समय लाल। ये नशा मुक्ति का सोच आज महिला लोग किए हैं, कैसा मानते हैं और आप लोग भी साथ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? साथ दे रहे हैं। नशा मुक्ति बंद कराना है किसी भी तरह से, दारू बनना नहीं चाहिए और लोग पीते हैं गांव में और क्या है कि पी करके छोटे बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी पी रहे हैं। तो अगर दारू नहीं बनेगा तो कहाँ से पियेंगे, कहाँ से बनेगा? हम लोग का सोच यही है। आप देख सकते हैं कि ये सलका गांव की महिलाएं जो आज एकजुट नजर आ रही हैं बढ़ते नशे के प्रकोप को रोकने और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने। सूरज साहू, विस्तार न्यूज़, सूरत। इधर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने 2 छात्र पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक चक्रवाल यूनिवर्सिटी में हिटलर शाही कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट छात्रों की पढ़ाई लिखाई और परीक्षा से जुड़ी कई गतिविधियों की मांग कर छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। और यही नहीं, छात्रों का चरित्र प्रमाण पत्र भी खराब किया जा रहा है ताकि दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उन्हें एडमिशन ना मिल पाए। यही वजह है कि 2 छात्र लगातार 4 दिन से यूनिवर्सिटी के बाहर भूख हड़ताल करने बैठे हैं। दिन हो या फिर रात हो, अपनी जायज मांग को लेकर रोज वो भूखे प्यासे बैठे आंदोलन कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उन्हें बिना नोटिस और जांच के बिना यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया है। इसके कारण ही वे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इधर देखिए, बच्चे के पास HIV का बोर्ड लगाने का मामला और इस मामले में अंबेडकर अस्पताल में लापरवाही पर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले को असंवेदनशील बताया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है, बच्चे के परिजन को 2 लाख मुआवजा दे सरकार। हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर मामले में सुनवाई की थी। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर बच्चे के पास HIV का बोर्ड लगाया गया और इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अंबेडकर अस्पताल में ये लापरवाही देखने को मिली थी और ऐसे में बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले को असंवेदनशील बताया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि बच्चे के परिजन को 2 लाख मुआवजे की राशि दी जाए। इधर नक्सली हमले में पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व सरपंच को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। एनआईए केस में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका और हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर आरोपों में राहत का आधार नहीं है। तो देखिए, नक्सली हमले में पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व सरपंच को अब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। एनआईए केस में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा है कि गंभीर आरोपों में राहत का आधार नहीं है।